हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो हमने ट्रेड यूनियन के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? ट्रेड यूनियन वर्कर के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, हमारे सिलेबस में एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि अगर ट्रेड यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो उनका प्रेशर रहता है एम्प्लॉयर पे। तो कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर यूनाइट हो जाते हैं और अपना फेडरेशन बनाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए एम्प्लॉयर भी कभी कभी ज्वाइन होके अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन है। और रिसेंटली यूजीसी नेट में एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिक्की से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्कोप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सब के बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है। तो मैच द फॉलोइंग एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। तो एफआईसीसीआई जो है वो कब फॉर्म हुई थी? वो 1927 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारा डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। एंड देन देयर इज AIOE, ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर। और AIOE कब फॉर्म हुई थी? 1932 में फॉर्म हुई थी। एंड देन देयर इज EFI, एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया में 1933 में फॉर्म हुई थी। CIE भी है, जो कि है कब फॉर्म हुई थी? CIE 1956 में फॉर्म हुई थी, राइट। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर, दिस इज व्हाट, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर। और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और इसको फॉर्म हुई थी कब? 1970 में, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद होना चाहिए। और इस एज पर दिस मैचिंग हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट नंबर 5। ओके, नेक्स्ट, या मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, वो लोग प्रेशर देने लगे एम्प्लॉयर पे, तो एम्प्लॉयर यूनाइट होकर के अपना ऑर्गेनाइजेशन, they form this employer organization so that they can face the challenges. The aim of employer organization, जैसे कि FICCI का स्कोप है, is to protect the interest of employer. Okay, the main constituent of CIE among the following are, CIE जो कि 1956 में बनी है, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स, आई एम रीआइटरेटिंग। तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, ठीक है। तो CIE जो है ना, वो एक्चुअली जॉइंट इनिशिएटिव है AIOE की और EFI की, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। इन दोनों ने शुरू किया था CIE, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो स्कोप है ना, स्कोप भी CIE को ज्वाइन कर ली बाद में। इन दोनों ने शुरुआत किया था और बाद में स्कोप भी ज्वाइन कर ली इसको, CIE को। इसीलिए ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे उसके, राइट। AIOE, EFI एंड स्कोप। पॉइंट नंबर 1 विल बी आवर आंसर। देखिए यहाँ पर लेटर स्कोप फॉर्म कब हुई थी? स्कोप फॉर्म हुई थी 1970 में, ठीक है। और उसने CIE को ज्वाइन कब किया? 1973 में। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो जाते हैं? AIOE, स्कोप, EFI, राइट। आप C की तरह याद रख सकते हैं, SEA, तो CIE का C, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्कोप। स्कोप के बारे में क्या सही नहीं है, ये हमें देखना है। स्कोप का फुल फॉर्म मैं फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, राइट। या तो it is a member of IOE which is headquartered in Geneva, right? तो ये
भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि IOE जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, जेनेवा, राइट। जितने भी वर्ल्ड के ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड यूनियन है, जो यूएसए में मेन ट्रेड यूनियन है, यूएसए में मेन एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, वो सब का नाम, फुल फॉर्म और उनका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसे लिखना है, ठीक है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। IOE जेनेवा में। IOE कब फॉर्म हुई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ये फॉर्म कब हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1920 में, ठीक है, 1920 में ये फॉर्म हुई थी IOE, राइट। उसके बाद इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये भी सही है, ये दोनों भी सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एक्सेलेंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंस, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रमोट जो स्कोप है, स्कोप का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप का ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रमोट एक्सेलेंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंस, ठीक है। और इट्स मोटो इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री, नहीं ये गलत है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी इज रॉन्ग, पॉइंट नंबर डी इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री, ये जो मोटो, ये जो है ना, ये मोटो किसका है, AIME का मोटो है, स्कोप का मोटो नहीं है, ठीक है। और AIME के बारे में अभी हम कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। AIME कब फॉर्म हुई थी, 1941 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। AIME 1941 में फॉर्म हुई थी। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एम्प्लॉयर्स, ये वो है 1941 में फॉर्म हुई थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट वाज स्टार्टेड बाय विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये जो M विश्वेश्वरैया जी ने AIME को फॉर्म किया था, सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा AIME का, मोटो थ्रू प्रॉस्पेरिटी एंड इंडस्ट्री, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयर्स, फर्स्ट वन। सेकंड 1941 में फॉर्म हुई थी। थर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री इसका मोटो है। फोर्थ वन क्या है कि M विश्वेश्वरैया ने AIME को स्टार्ट किया था, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which is not true about FICCI, ठीक है। FICCI was formed on the advice of Gandhi in 1927, बिल्कुल सही है, ठीक है। और FICCI को फॉर्म किसने किया था, ये बात, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एडवाइस ऑफ गांधी फॉर्म हुआ था, और फॉर्म किसने किया था, बाय बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर, ठीक है। आप बिल्कुल याद रख लीजिए, बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर, इन लोगों ने FICCI को फॉर्म किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर भी यही होगा, विच इज नॉट ट्रू। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, बिल्कुल सही है। FICCI का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, बोथ एंड बी, ये भी नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। आपका मेन मोटो था इस क्वेश्चन का, आपको फुल फॉर्म याद रहे और ये डेटा याद रहे, फॉर्म ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी इन 1927 बाय बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर, और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अबाउट FICCI। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डनलॉप, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ सोशल सबसिस्टम सब्जेक्ट टू 3 एनवायरमेंट कंस्टेंट। जॉन डनलॉप ने ही बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एक सब सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि 3 एनवायरमेंट कंस्टेंट है, ठीक है। 3 एनवायरमेंट कंस्टेंट क्या क्या है, पहला मार्केट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, एंड थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को आप कंसिडर कीजिए तो उसमें जो रिलेशन है उसको कंट्रोल कौन कौन सी चीजें करती है, मार्केट, ठीक है।
मार्केट में क्या कैसा सिचुएशन है, कैसा डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, कितना पावर है वर्कर के हाथ में, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। दूसरा टेक्नोलॉजी, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, ठीक है, ज्यादा मैनुअल काम वर्कर से हो रहा है या फिर मशीन से है वहां पर। तो इन सब से रिलेट करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा होगा, ये डनलॉप जी ने बताया था, राइट। पॉइंट नंबर 1 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग लेबर कॉन्सेप्ट विद द एक्सप्लेनेशन। ये जो लेबर कॉन्सेप्ट है उनका एक्सप्लेनेशन से हमें एक बार मैच करना है। तो कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ लेबर, कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ लेबर में क्या होता है कि लेबर को हम कमोडिटी की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। कमोडिटी मतलब सामान की तरह कंसीडर करते हैं, और लेबर इज अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जो पहला पॉइंट है वही मैच हो रहा है। इनफैक्ट कोई भी कमोडिटी होती है, कमोडिटी अफेक्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई। उसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उस हिसाब से उसका प्राइस जो है वो वेरी करता है, राइट। तो कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ लेबर, लेबर के साथ भी ऐसा ही होता है। लेबर का डिमांड और सप्लाई अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो वेज पे, लेबर का जो वेज प्रोवाइड करते हैं उस पर फर्क पड़ता है, राइट। मशीनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, मशीनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर में क्या होता है, लेबर इज रिगार्डेड एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेबर को एक ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंडस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। जिस तरह से मशीन ऑपरेट करती है, रन करती है, तो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, उसी तरह लेबर भी जब ऑपरेट करती है, काम करती है, तो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, राइट। गुडविल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, गुडविल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर में क्या हो जाएगा, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच रहेगा। मैनेजमेंट हैज पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लेबर, मैनेजमेंट लेबर का गुडविल, वेलफेयर, इन सब का ख्याल करती है। सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर में क्या हो जाएगा, लेबर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड्स टू टर्म्स एंड कंडीशन इन विच दे आर सपोज्ड टू वर्क। सिटीजनशिप में क्या हो जाएगा, मतलब लेबर के पास कुछ राइट है, लेबर से कंसल्ट किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो एज पर दिस मैचिंग हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इलीगल एज पर लॉ, ठीक है। म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट, घेराव, जो एज पर लॉ क्या चीज इलीगल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट नंबर डी, घेराव। घेराव जो करते हैं, घेराव जिसमें कि कुछ वर्कर्स, कुछ लेबर मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को घेर लेते हैं उनके ऑफिस के बाहर, या फिर फैक्ट्री के गेट के बाहर, या फिर फैक्ट्री के एंट्रेंस पे उनको घेर लेते हैं और अपना डिमांड पुट फॉरवर्ड करते हैं। तो वो इनफैक्ट अभी इलीगल है एज पर लॉ, ठीक है। घेराव हमेशा इलीगल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AFL-CIO इन यूएसए इज, ठीक है। यूएसए की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है AFL-CIO, ठीक है। वो क्या है, नेशनल यूनियन है, क्राफ्ट यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, या जनरल यूनियन है, राइट। ये ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्राफ्ट यूनियन क्या होता है, जिसमें कि पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड वर्कर्स अपना यूनियन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स, सारे कारपेंटर्स अगर जुड़ गए एक एरिया के और यूनियन बना दिए तो क्राफ्ट यूनियन। इंडस्ट्री मतलब कि कोई सपोज स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में बहुत तरह के वर्कर्स होते हैं, फ्रॉम एक लेवल से लेकर के टॉप लेवल पर, कोई क्लीनिंग के लिए, कोई कटिंग के लिए, कोई फर्नेस में है, तो सबके सब क्योंकि वो स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री का यूनियन अगर फॉर्म करते हैं, एक इंडस्ट्री के पर्टिकुलर वर्कर्स सारा यूनियन फॉर्म करते हैं, सारे वर्कर्स एक यूनियन फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, तो वो होता है इंडस्ट्रियल यूनियन। जनरल यूनियन क्राफ्ट यूनियन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूनियन भी हो सकता है, वो किसी पर्पस के लिए फॉर्म होता है, राइट। किसी पर्पस के लिए, किसी कॉज को प्रोटेस्ट करने के लिए जनरल यूनियन फॉर्म होता है। तो AFL-CIO जो है वो एक्चुअली एक जनरल यूनियन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ठीक है। हम सभी जानते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, हमें ये पता है 1926। तो एक्चुअली जो एक्ट के साथ जो ईयर होता है, वो ईयर वो होता है कि जब वो असेंबली से पास हुआ है, जब गवर्नमेंट ने पास कर दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर पास हो जाता है, तो जिस साल वो पास हुआ वो साल उस एक्ट की, वो ईयर उस एक्ट के साथ रहता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926।
लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, वो सब करते करते इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट एक्चुअली कब हुआ था, तो ट्रेड यूनियन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जून 1927 को। ठीक है, और ट्रेड यूनियन जब इम्प्लीमेंट हुआ था, ट्रेड यूनियन एक्ट, उसमें we have 33 sections and we have 5 chapters. ठीक है, कुछ सेक्शंस, ट्रेड यूनियन के सारे सेक्शंस नहीं, पर कुछ सेक्शंस जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगी। ट्रेड यूनियन का भी एक सेपरेट क्लास होगा जिसमें मैं ट्रेड यूनियन एक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, एन जोशी वाज अ प्रोमिनेंट फिगर हु हेल्प्ड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। एन जोशी जो है, उन्होंने, इनका बहुत एम जोशी होगा, इनफैक्ट इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। एम जोशी जो है, उन्होंने बहुत काफी हेल्प किया था ट्रेड यूनियन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, डैश इन मार्क्सिज्म refers to those part of society including employers and people who run large companies that own most of the wealth. ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। वो लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास सारा वेल्थ होता है, और वो लोग जो लेबर है, जो पुअर सोसाइटी है, जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनको कैपिटलिस्ट, और जिनको वेज दिया जाता है, राइट। तो मार्क्सिज्म सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड करता है, राइट। दैट इज व्हाट मार्क्सिज्म इज। तो हमें दोनों क्लासेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म कहता है कि जो क्लास में एम्प्लॉयर रहते हैं, पीपल हु रन लार्ज कंपनीज, पीपल हु ओन मोस्ट ऑफ द वेल्थ, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको इनफैक्ट बोर्गोइज बोला जाता है। ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटलिस्ट को हम बोर्गोइज भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद डैश इन मार्क्सिज्म refers to the class of people who do unskilled job in industry and own little or no property। और जो दूसरे क्लास के बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लास होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रोलेटेरिएट कहा जाता है, राइट। ये सारे टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रोलेटेरिएट वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड जॉब करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होता, राइट। लिबरल्स तो है ही, बट मार्क्सिज्म के टर्म में प्रोलेटेरिएट बोला जाता है, राइट। ये दोनों टर्म मार्क्सिज्म में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 13 मैच द साइंटिस्ट विद द बुक दे हैव रिटन। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने कौन कौन सा बुक लिखा है, हमें एक बार मैच करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेनेनबॉम ने, जो फिलोसोफर है, जिन्होंने मैन वर्सेस मशीन की थ्योरी दी थी, उन्होंने बुक लिखी है अ फिलॉसफी ऑफ लेबर। ये सब आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, राइट। सेलिक बर्नमैन ने कौन सी बुक लिखी है, थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट। पर्लमैन जी ने ये बुक लिखी है, थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट। सिडनी वेब, तो बहुत इजी है, सिडनी वेब ने कौन सी बुक लिखी है, सिडनी वेब ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ये बुक्स लिखी है। और कार्ल मार्क्स जी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। कार्ल मार्क्स जी ने लिखी है। तो बेस्ड ऑन दिस मैचिंग हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, और ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 dash it permits employees to be paid for the work they do not perform. It also refers to the hiring and keeping more people on job than required. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा लेबर्स रख लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो काम होता है वो कभी कभी होता है। ठीक है, तो कभी कभी ज्यादा काम होता है जिसमें आपको ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है, एंड देन काम कम हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत टाइम पे एम्प्लॉयर्स रेस्ट पे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम इस चीज को कहते हैं फेदर बेडिंग। फेदर बेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, फेदर बेडिंग, जिसमें कि हम ज्यादा एम्प्लॉयज को रखते हैं, ज्यादा वर्कर्स को रख लेते हैं, और सपोज उनको 8 आवर्स के लिए रखा है, ठीक है, लेकिन 5 आवर्स हम उनसे काम करवा रहे हैं, लेकिन रेस्ट 3 आवर हमारे पास उनके लिए कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फेदर बेडिंग हो जाएगी, राइट। फेदर बेडिंग इज द टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डैश आर कंडक्टर विथ अ व्यू टू फोर्स
and employer to recognize and bargain with a particular trade union instead of another. ठीक है, कौन सा वन सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है, हाँ करेक्ट बिल्कुल सही है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में क्या होता है, ये स्ट्राइक इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयर को फोर्स कर सके कि आप किसी एक ही ट्रेड यूनियन से बार्गेन कीजिए, राइट। हमसे 2-3 ट्रेड यूनियन है, तो ये स्ट्राइक किया जाता है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयर को फोर्स कर सके कि बार्गेन करना है तो एक ही ट्रेड यूनियन से करो, बाकी सारे ट्रेड यूनियन से कोई बार्गेन नहीं करो, बाकी सारे ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज मत करो। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक बोला जाता है कि एक ही ट्रेड यूनियन को आप रिकॉग्नाइज करो, एक ही ट्रेड यूनियन से बार्गेन करो किसी भी डिमांड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a work of industrial tribunal? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो कौन सा काम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो हमने देखा रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, कोई रूल्स ऑफ डिसिप्लिन आएगा तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही डील करेगा। इश्यूज ऑफ बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही डील करेगा, ठीक है। रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई अगर इशू हो, ठीक है, तो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डील करेगा। लेकिन अगर स्ट्राइक और लॉकआउट का कुछ इलीगैलिटी का इशू है तो कौन डील करेगा, लेबर ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक बार एक सजेशन है कि आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जितना भी हो सके थोड़ा बहुत फ्री टाइम में रिवाइज कर लीजिए, ताकि मैं जो पढ़ाऊं उससे कुछ आप रिलेट कर सके। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू रिलेट एंड देन आपको याद रहेगा, उससे ज्यादा याद रहेगा, राइट। तो रूल ऑफ डिसिप्लिन, इश्यूज ऑफ बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करती है। लेबर ट्रिब्यूनल क्या क्या हैंडल करती है, अगर डिसमिसल हो, डिस्चार्ज हो, इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट हो, ये सारा लेबर ट्रिब्यूनल हैंडल करती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ट्रू अबाउट साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके बारे में क्या क्या सही है, ठीक है। तो इट वॉज गिवन बाय मैसन हायर, बिल्कुल सही है, मैसन हायर ने ही साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में रिलेशन होते हैं किसमें किसमें, रिलेशन हम देखते हैं लेबर के आपस में, लेबर के बीच में, एम्प्लॉयर एंड लेबर के बीच में, राइट। तो इट सेज दैट प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर रूटेड इन परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये भी बात बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई अग्रीमेंट हुआ है, किस लेवल ऑफ एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों का क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। किस टाइप ऑफ, अगर वर्कर्स बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या वर्कर्स अगर थोड़े कंप्लायंट है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका डिस्प्यूट का नेचर क्या होगा, ठीक है। इट सेज दैट वन सिचुएशन में अपीयर डिफरेंट टू अदर पार्टी, बिल्कुल सही। ये भी बताया जाता है साइकोलॉजिकल अप्रोच में कि हर पार्टी को सिचुएशन अलग अलग लग सकती है, ठीक है। जिस तरह से अगर कोई एक ग्रुप है जो कि जिसमें कि ज्यादा वायलेंट लोग हैं, तो उसको अब सिचुएशन अलग लगेगा, और एक ग्रुप है जिसमें कम वायलेंट लोग हैं तो उसको सिचुएशन अलग लगेगा, ठीक है। तो यही बताया जाता है साइकोलॉजिकल अप्रोच में, यही बताया था मैसन हायर जी ने, बिल्कुल सही है। इट हैज ओरिजिन इन वेब्रियन सोशियोलॉजी, ये बिल्कुल गलत है। वेब्रियन सोशियोलॉजी का ओरिजिन कहाँ पे है, का ओरिजिन है सोशल एक्शन अप्रोच। सोशल एक्शन अप्रोच में का जो ओरिजिन है वो है वेब्रियन सोशियोलॉजी में। सोशल एक्शन अप्रोच भी एक अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, राइट। इट सेज कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये सेंटेंस आप जब भी देखेंगे आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो है प्लूरलिस्ट अप्रोच, ठीक है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच हमेशा बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, जैसे कि वो कहते हैं कि 2 बर्तन साथ में है तो आवाज करेंगे, बिल्कुल वही चीज है। प्लूरलिस्ट अप्रोच हमेशा ये बताता है कि प्लूरल का मतलब, प्लूरल मतलब अलग अलग विचार, अलग अलग लोग,
तो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग विचार होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. दिस इज व्हाट प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज सेइंग. पर ये क्या बताता है साथ के साथ कि आप हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव चेंज की तरफ चैनलाइज करें. प्लूरलिस्ट अप्रोच बताता है कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, ठीक है, कुछ भी करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट करें, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे कुछ उसको एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ चैनलाइज करें. राइट, दिस इज व्हाट इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच. तो डी भी गलत है और ई भी गलत है. हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए, बी एंड सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीजी's कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल स्ट्राइक. गांधी जी ने सक्सेसफुल स्ट्राइक के बारे में क्या क्या बताया था. ठीक, तो देयर शुड बी नो वायलेंस. बिल्कुल सही है. गांधी जी ने ये बताया था कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही. ब्लैक लेग्स टू बी पनिश्ड. ठीक है, ये गांधी जी ने नहीं बताया था. ठीक है, ब्लैक लेग्स ऐसा गांधी जी ने कुछ भी नहीं बोला था. देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट अ ग्रीवियंस. बिल्कुल सही है कि अगर कोई ग्रीवियंस नहीं हो, कोई दुख ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बिना कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए. जब भी आप स्ट्राइक कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए. गांधी जी ने बोला था कि स्ट्राइक कोई चांस नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तभी हम स्ट्राइक करें, उसके पहले स्ट्राइक ना करें. ठीक है, बस वही चीज है. स्ट्राइक शुड बी लास्ट आर्मरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर. बिल्कुल सही है. स्ट्राइकर्स टू बी गिवन फंड्स. बिल्कुल गलत. गांधी जी स्ट्राइक के लिए बिल्कुल अगेंस्ट थे. वो चाहते थे कि स्ट्राइक लास्ट ऑप्शन हो. राइट, तो स्ट्राइकर को फंड क्यों देना है. स्ट्राइकर को फंड बिल्कुल भी नहीं देना. और ब्लैक लिस्ट क्या होते हैं. ब्लैक लिस्ट वो लोग होते हैं जो कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, ब्लैक लिस्ट को ही नॉन स्ट्राइकर बोला जाता है. तो जो लोग, अगर सपोज आपने स्ट्राइक की, कुछ लोगों ने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो उसको पनिश नहीं करना है. गांधी जी का कहना था ब्लैक लिस्ट शुड नॉट बी पनिश्ड. यहाँ पे वो मिसिंग है. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. तो ब्लैक लेग्स और नॉन स्ट्राइकर शुड नॉट बी मोलेस्टेड एंड स्ट्राइकर शुड नॉट बी गिवन फंड्स. राइट, ये था गांधी जी का आइडिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में, और सबसे ज्यादा यूजीसी नेट का फेवरेट जो है वो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ही है. हमेशा इसी से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है. कॉन्फ्लिक्ट्स आर परसीव्ड नॉर्मल एंड इनएस्केपेबल. जैसा कि मैंने बताया, ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा कि वही कॉन्सेप्ट है कि 4 बर्तन अगर रहेंगे तो आवाज होगी. वही है प्लूरलिस्टिक. अगर 4 लोग होंगे जिनका अलग अलग ओपिनियन है, प्लूरल ओपिनियन है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही. तो कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, इनएस्केपेबल है. उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स एनफोर्सिंग एंड कंट्रोलिंग रेदर देन परसुएशन एंड कोऑर्डिनेशन. तो क्या होगा ये बिल्कुल गलत होगा. ठीक है, क्योंकि जो ये अदर वे राउंड लिखा है, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में मैंने बताया कि मैनेजमेंट को क्या करना है. मैनेजमेंट को जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको संभालना है, पॉजिटिव चेंज लाना है. तो वो कैसे होगा. परसुएशन से होगा, कोऑर्डिनेशन से होगा. झगड़ा होगा जरूर, लेकिन परसुएट करना है, लोगों को समझाना है, समझाना बुझाना है, कोऑर्डिनेट कराना है, कोऑपरेट करना है कि झगड़ा मत करो. ठीक है, तो वो चीज करनी है, ना कि एनफोर्स करना है, कंट्रोल करना है. ये दोनों नहीं करना है मैनेजमेंट को. ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. कॉन्फ्लिक्ट्स आर डील्ड विद कलेक्टिव बार्गेनिंग. बिल्कुल सही. प्लूरलिस्टिक अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट को हम किससे डील करते हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग से डील करते हैं. एंड देन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर क्लास स्ट्रगल. अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि दिस इज व्हाट प्लूरलिस्टिक अप्रोच सेज, तो आप क्या करेंगे. आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है. जहां भी क्लास स्ट्रगल की बात आएगी तो क्लास स्ट्रगल की बात किस में आती है. मार्क्सिज्म अप्रोच में आती है. ठीक है, मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स जी ने बताया था क्लास स्ट्रगल के बारे में. कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लास स्ट्रगल है, ऐसा प्लूरलिस्टिक अप्रोच कुछ नहीं बताता. प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्लास के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है. प्लूरलिस्टिक अप्रोच कैपिटल और लेबर के बारे में कुछ नहीं बोलती. वो बस ये बोलती है कि लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है जिससे झगड़ा होता है. ठीक है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा. ओनली ए एंड सी. राइट, पॉइंट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्राइक कंसर्निंग प्रिविलेज लीव एंड कैजुअल लीव विल प्राइमरीली कम इन. ठीक है, अगर स्ट्राइक हो रहा है जिसमें प्रिविलेज लीव और कैजुअल लीव की बात हो रही है, तो वो स्ट्राइक कौन सा स्ट्राइक होगा. स्लो डाउन स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है,
स्लो डाउन, सिंपैथेटिक स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं होगा। सिंपैथेटिक स्ट्राइक कब होता है? जब हम किसी दूसरी कंपनी से, दूसरे लोग हैं जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ रीजन की वजह से, तो आउट ऑफ शोइंग सिंपैथी टू देम, बिकॉज वी वांट टू शो सिंपैथी टू देम, वी आल्सो डू स्ट्राइक सो एज टू जस्ट टू जॉइन देम, राइट? दैट इज व्हाट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक का बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रिविलेज लीव और कैजुअल लीव ही हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्यों होगा? क्योंकि अगर लीव्स की बात आती है, ठीक है, प्रिविलेज लीव और कैजुअल लीव की बात आती है, तो वो भी इकोनॉमिक स्ट्राइक के रीजन में ही कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्राइक कब होता है? इकोनॉमिक स्ट्राइक तब होता है जब हम वेजेस से रिलेटेड कुछ हो तो बात करते हैं, राइट? वेजेस इंक्रीज करना है, या फिर वर्किंग वेजेस के बारे में अगर बात हो तो भी हम इकोनॉमिक स्ट्राइक में आता है, राइट? और इकोनॉमिक स्ट्राइक बिकॉज प्रिविलेज लीव एंड कैजुअल लीव आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिमांड। ये दोनों जो है वो इकोनॉमिक डिमांड से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक स्ट्राइक ही बोलेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइक? स्ट्राइक का प्रोसीजर से के लिए कौन कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, ठीक? इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक इज मैंडेटरी, बिल्कुल सही है, ये तो होना ही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the date of strike must be within 4 weeks from the date of issue of strike notice। ये गलत है या सही? ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 6 वीक, ठीक है, 6 वीक होना चाहिए। The date of strike must not be within 14 days from the days of strike, from the days of notice, ये भी बिल्कुल सही है। There should be no strike on any day before the date specified in the strike notice, बिल्कुल सही है, ठीक है। Suppose आपने नोटिस निकाला स्ट्राइक का फर्स्ट ऑफ मई, ठीक है, 1 मई को आपने नोटिस निकाला, ठीक? तो इश्यू ऑफ नोटिस इज मैंडेटरी, आपने निकाल दिया, ठीक? डेट ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्ट्राइक नोटिस। तो आपने 1 मई को निकाला है, तो 1 मई का 6 वीक के बाद कितना दिन आएगा? मई, जून, 15 जून, अराउंड 15 जून आएगा, ठीक है। तो आपको 15 जून से पहले ही स्ट्राइक करना है। 15 जून के बाद आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। 15 जून और उसके बाद 14 दिन के बाद द डेज ऑफ स्ट्राइक मस्ट नॉट बी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, मतलब 15 मई से 15 जून, ठीक है, 15 मई से 15 जून यही रेंज है जिसके बीच में आप स्ट्राइक कर सकते हो अगर आपने 1 मई को नोटिस निकाली है तो। ये आपको याद रहना चाहिए। There should be no strike on any day before the date specified in the strike notice। और 1 मई से पहले, ठीक है, सॉरी 15 मई से पहले आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर आपने 15 मई डेट बोला है, ठीक है, तो उसके पहले 15 मई से 1 मई के बीच में आप स्ट्राइक स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, ये जो डेटा है वो एज पर आईडी एक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग है। और न्यू कोड्स में कुछ चेंजेस है, तो अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड, अगर न्यू कोड अगर मेंशन किया हुआ रहेगा तभी आप एज पर न्यू कोड आंसर करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो जो हमने बुक में पढ़ा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में पहले, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। पॉइंट नंबर 2 and 3 once more, yeah, the date of strike must be within 6 weeks from the date of issue of strike notice। मतलब 6 वीक्स में मैं 6 वीक्स को 1.5 मंथ्स में कंसिडर कर रही हूँ रफली, ठीक है। तो अगर आपने 1 मई को स्ट्राइक का नोटिस निकाला है तो टिल 1.5 मंथ्स आप स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 15 जून तक ही आप स्ट्राइक कर सकते हो। 15 जून के बाद वो स्ट्राइक का नोटिस वैलिड नहीं है। द डेट ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी विद इन मतलब 15 जून के अंदर, 15 जून के बाद नहीं, ठीक है। Within 4 weeks, within 6 weeks from the date of issue of strike notice, from the date of issue of strike notice, हमने कब स्ट्राइक का नोटिस निकाला है? 1 मई को निकाला है, ठीक है। 6 वीक्स को मैं रखती 1.5 मंथ्स कंसिडर कर रही हूँ, ठीक। The day of strike must not be within 14 days from the date of notice। तो डेट ऑफ नोटिस क्या है? 1 में है, तो 1 में से within 14 days, तो नेक्स्ट 14 डेज तक
स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। 1 मई से लेके 15 मई तक मस्ट नॉट बी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। तो 1 मई से लेकर 15 मई तक कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्राइक कब से कब तक कर सकते हो? 15 मई से लेके 15 जून के बीच में ही कर सकते हो। ठीक है, बस यही है। ओके। In which year of amendment the list of unfair labor practices was adopted in Industrial Dispute Act 1947? कुछ क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनिट में मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के भी डाल दिए, क्योंकि क्या होता है कि दोनों में काफी कुछ सिमिलर है समझने के लिए, और दोनों को एक साथ पढ़ो तो ठीक रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए हो तो वैसा हो जाएगा, राइट। In which year of amendment the list of unfair labor practices was adopted in Industrial Dispute Act 1947? बहुत important है। Industrial Dispute Act 1947 के जितने भी important amendments है वो आपको पता होना चाहिए कि कब कब हुए हैं। ठीक है, तो सबसे एक बहुत ज्यादा जो important amendment है वो है 1982 का। 1982 का बहुत important amendment है जिसमें कि Schedule 5 ऐड किया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, और शेड्यूल 5 में क्या था? लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्ट्राइक, लॉकआउट और क्लोजर। तो इन सब में क्या अनफेयर होगा, क्या अगर अनफेयर होता है तो क्या क्या पनिशमेंट होगा, वो सब कुछ इसमें डाला हुआ है शेड्यूल 5 में, राइट। इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1982 अमेंडमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें शेड्यूल 5 ऐड हुआ था, और शेड्यूल 5 में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस थे। कौन कौन से प्रैक्टिसेस को अनफेयर माना गया है और क्या क्या पनिशमेंट है वो सब कुछ बताया गया था। ठीक है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट JMC, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या है? एक मशीनरी है, राइट। तो उसके बारे में क्या क्या सही है क्या क्या नहीं हम देखेंगे। It was established in 1958, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, JMC कब स्टैब्लिश हुई थी? 1958. It is applicable where there are equal to or more than 100 workers. ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जहाँ पर 500 वर्कर्स हो वहां पर एप्लीकेबल होता है, राइट। टोटल मेंबर शुड नॉट एक्सीड 12, तो ये भी बिल्कुल सही है। JMC में जो टोटल मेंबर है वो 12 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। ठीक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्लांट लेवल, भी बिल्कुल सही है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो प्लांट लेवल में कॉन्स्टिट्यूट होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी चेयरपर्सन, ये गलत है। चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी चेयरपर्सन। इट अप्लाइज टू जॉइंट काउंसिल, इट डज नॉट अप्लाइज टू जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, ये भी गलत है। तो आपको JMC के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है? पहला, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी। दूसरा, वहां पर एप्लीकेबल है जहाँ पे मोर देन 500 वर्कर्स रहते हैं। तीसरा, टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। चौथा, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्लांट लेवल, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मैं एक सेपरेट सेशन करवाऊंगी जिसमें मैं ये सारे डाउट आपको प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस। खैर, आपको इतना पता होना बहुत जरूरी है। और चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी अ चेयरपर्सन, इट अप्लाइज टू जॉइंट काउंसिल, राइट। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है उसका सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी मशीनरीज हैं, कौन कौन सी मशीनरीज नहीं है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेबर कोड भी एक मशीनरी है, आर्बिट्रेशन भी एक मशीनरी है जिसके थ्रू हम सेटल करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन भी एक मशीनरी है। JMC और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्चुअली, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले से कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिसके हिसाब से फैक्ट्रीज को रन होना चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में हो सकता है कि लिखा हो 8 आवर वर्किंग टाइम होना चाहिए, लंच आवर 40 मिनट्स का होना चाहिए, और फिर देयर शुड बी 5 वर्किंग डेज, और ड्रेस कोड कुछ है तो वो होना चाहिए। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ सेट ऑफ इस तरह से
रूल्स रहते हैं जो कि फैक्ट्री में फॉलो होंगे। जेएमसी क्या करती है? जेएमसी एक बॉडी है जो कि ऑलरेडी रहती है किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे 500 से ज्यादा वर्कर हैं, ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट करे, ठीक है, होने ही ना दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तीनों का कब रोल आएगा? ये तीनों का रोल आएगा जब डिस्प्यूट ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इन तीनों का रोल आता है, और डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों का रोल आता है, ठीक है। डिस्प्यूट प्रिवेंट करेगा कौन? जेएमसी। डिस्प्यूट प्रिवेंट करेगा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये लोग दोनों पहले से रूल्स बना देते हैं कि काम ऐसे ऐसे करना है ताकि कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? डिस्प्यूट को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर सेटलमेंट की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट, झगड़ा हो चुका है, डिस्प्यूट हो चुका है, अब सेटल करना है, तो लेबर कोर्ट, आर्बिट्रेशन और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नॉट ट्रू अबाउट कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में क्या सही नहीं है? ही हैज द पावर टू फोर्स अ सेटलमेंट। बिल्कुल गलत। पहला आंसर ही हमें मिल गया। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है? कंसाइल करता है। कंसाइल मतलब कि दोनों पार्टीज को रिक्वेस्ट करता है, बिठाता है, समझाता है, बुझाता है कि ऐसे ऐसे झगड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मतलब एक झगड़ा का एक रास्ता निकालता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक रास्ता निकालता है कंसिलिएशन ऑफिसर, समझाता बुझाता है, एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। लेकिन कोई पावर नहीं होता है उसके पास कि कोई सेटलमेंट को फोर्स करे, ठीक है। कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता कि तुमको 10 दिन की सजा सुनाई जाती है, तुमको 5 दिन की सजा सुनाई जाती है, तुमको 100 रुपए का फाइन चढ़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस एक रास्ता सुझाता है। तो ये गलत हो जाएगा। He can persuade parties to reach an agreement. This is what I was talking about. He will persuade the parties. He will convince the parties to reach to an agreement. Right? He sends report and memorandum of settlement to appropriate government. और उसने जिस तरह से पार्टीज को परसुएड किया है और जिस तरह से उसने एग्रीमेंट लाया है दो पार्टी के बीच में, उसको वो रिपोर्ट बना करके भेजता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही है। He investigates the disputes and bring about settlement between two parties. Yes, he brings about settlement, ठीक है, but he does not force settlement. He brings about settlement. Brings about मतलब कि बस लाता है सेटलमेंट को, रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, he has no power to force a settlement. 27, which government is empowered to add, alter or amend second schedule of ID Act. ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट होता है। सेकंड शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट में क्या है? वो सारे मैटर्स है जो लेबर कोर्ट हैंडल करती है, राइट। तो उसको ऐड करना, ऑल्टर करना, अमेंड करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट। जैसा कि मैंने बताया था अभी, शेड्यूल 2 की बात यहाँ पर हुई थी। तो मैच द शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट 1947 विथ व्हाट दे डील विथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 क्या होता है? शेड्यूल 1 में बताया जाता है वो इंडस्ट्रीज का लिस्ट जहां पे एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। कौन कौन सा एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कौन कौन से इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है, ये बताया जाता है शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में जैसे मैंने बताया, शेड्यूल 2 में कौन कौन सा डिस्प्यूट हैंडल किया जाएगा लेबर कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, डिसमिसल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो गया, ठीक है। फिर शेड्यूल 3 इज डिस्प्यूट हैंडल्ड बाय इंडस्ट्रियल कोर्ट। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कौन कौन सा डिस्प्यूट हैंडल करती है, हमने देखा था क्वेश्चंस में। रिट्रेंचमेंट हो गया, राइट। और उसके बाद फिर वेजेस, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करती है। शेड्यूल 4 में क्या होता है? शेड्यूल 4 में क्या होता है? डील्स विथ नोटिस ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसका नोटिस बिफोर 21 डेज एम्प्लॉयर को सेंड कर देना है। तो ये सब का जो डीलिंग होता है वो शेड्यूल 4 में होता है, चेंज इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप सपोज कोई मशीन ला रहे हो और वो मशीन 10 वर्कर का काम कर दे रही है और उस 10 वर्कर को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, तो ये चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो उसका नोटिस आपको कितने दिनों पहले देना है? 21 दिन पहले देना है, ठीक है। और शेड्यूल 5 जैसा कि मैंने बताया 1982 के अमेंडमेंट में आई थी शेड्यूल 5, राइट। तो 1982 शेड्यूल 5 जो है वो उसमें क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, राइट।
Question number 29. Dash provides a mutually acceptable solution between both the disputing parties and brings about speedy settlement of dispute without resorting to strike and lockout. सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन का मतलब मैंने बताया था कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा रास्ता निकालना, रास्ता सुझाना जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेड हो, दोनों मान जाए, ठीक है. एंड ब्रिंग्स अबाउट स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और इसी तरह से रास्ता सुझा करके डिस्प्यूट को जल्दी से सॉल्व किया जाता है, जबरदस्ती खींचा नहीं जाता, स्ट्राइक एंड लॉकआउट. तो लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में एक सिंपल सा, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो कोई सिंपल सा रास्ता सुझा देना दोनों को, ताकि बाद में स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट ना हो, ठीक है. और वो सॉल्यूशन दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो. दैट इज व्हाट इज कॉन्सिलिएशन एंड दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, राइट. आर्बिट्रेशन नहीं होगा. आर्बिट्रेशन को क्या कहते हैं? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं. एडजुडिकेशन में क्या आता है? एडजुडिकेशन में कोई लॉ, जो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल होती है, वो अवार्ड पास करती है, राइट. कलेक्टिव बार्गेनिंग में नहीं होगा. कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? वो म्यूचुअली, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज डिफरेंट. इसके बारे में भी एक अलग से मैं सेशन ली हूँ जिसमें मैं सब कुछ समझाई हूँ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, ठीक है. 30. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स. जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी एक सेटलमेंट, नॉट फॉर प्रिवेंशन, ठीक है. सेटलमेंट, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो चुका है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी आती है, इट कम्स इनटू प्ले, ठीक है. तो इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 1 और मोर पर्सन. या तो एक या एक से ज्यादा लोग होंगे इसमें, डिपेंडिंग ऑन कि डिस्प्यूट कैसा है. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है वो फेल हो गया, काम नहीं करवा पाया, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करती है, ठीक है, इन डिस्प्यूट को इंक्वायर करने के लिए. और इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पर्सन. पहला चीज आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में याद रखना है कि इसमें एक या एक से ज्यादा लोग होते हैं. और दूसरा चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, वो है इट हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को विद इन 6 मंथ्स अपना रिपोर्ट सबमिट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है कई बार, राइट. या सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स.